ओके, सो वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम देखा था कि हाउ टू रिजॉल्व द टू इमेजेस, राइट। दो इमेजेस रिजॉल्व होने का मतलब क्या होता है और नॉट रिजॉल्व का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे दो डॉट्स अगर निकालता हूँ या दो लाइंस अगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो अभी ये तुमको जरूर दोनों लाइंस दो अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं ये दो लाइंस और नजदीक निकालता हूँ, ये देखो सपोज और थोड़ा नजदीक आ गए, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये दो लाइंस जो है वो दो अलग अलग लाइंस है या एक ही लाइन है। इवन इससे भी आगे जाके अगर और दो नजदीक लाइंस को और नजदीक लाते हैं, तो अभी और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि वेदर इट इज अ सिंगल लाइन और टू डिफरेंट लाइंस। और अगर एक बार और नजदीक अगर लेके आते हैं, तो इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यू आर जस्ट श्योर दैट इट इज ओनली वन लाइन, भले वो दो लाइंस है लेकिन आपको दो नहीं दिख रहे, वो एक ही दिखाई देगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स जब नजदीक आते हैं तो उनके डिफ्रैक्शन पैटर्न्स भी नजदीक आते हैं, और वो इस तरह से मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ कि अगर सपोज उनके बीच में जो मतलब एक डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो हमने लास्ट टाइम देखा था, ये सपोज डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म हो गया एक एक ऑब्जेक्ट का, और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो सेंट्रल मैक्सिमा है, वो अगर इस फर्स्ट मिनिमा के अगर लेफ्ट साइड में अगर आता है, मतलब अगर ऐसा आता है, तो द टू ऑब्जेक्ट्स विल बी वेल रिजॉल्व, नो डाउट। लेकिन अगर दूसरे ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो अगर इसके इस तरफ मतलब फर्स्ट मिनिमा के अंदर अगर फॉल होता है इस तरह से, तो उस केस में ये दोनों इमेजेस कभी भी रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल। सो वी कैन जस्ट कॉल इट देम एज अनरिजॉल्व्ड। लेकिन अगर ऐसा होता है कि सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो एग्जैक्टली यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा के ऊपर अगर कोइंसाइड करता है या फॉर्म होता है, तो उस केस में हमको ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है उनके जो इमेजेस है वो जस्ट रिजॉल्व के जैसे नजर आते हैं। मतलब कंफ्यूजन सिचुएशन विल बी देयर इन दिस केस। तो ऐसा केस होने से हमको कंफ्यूजन होता है कि सचमुच वो दो है या एक है। कभी कभी वो दो दिखते हैं, कभी कभी वो एक भी दिखते हैं, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि मान लो कि दो लाइंस है, ये दो लाइंस है, ठीक है। इन दोनों लाइंस को अगर आप देखते हो, एक सपोज एक पर्टिकुलर 10 मीटर डिस्टेंस से अगर देखते हो, तो तुमको क्लियर पता चलेगा कि वो दो लाइंस दो अलग अलग है करके, ठीक है। लेकिन अगर वही आपको अगर बोला जाए कि अगर सपोज आप 20 मीटर डिस्टेंस पे से अगर रखते हो देखते हो 20 मीटर डिस्टेंस से, तो ये दो लाइंस जब हम 20 मीटर डिस्टेंस से देखेंगे, तो हो सकता है कि हमको वो दोनों लाइंस जो है वो बहुत नजदीक नजदीक दिखाई दे, और उनके बीच में का जो गैप है वो एग्जैक्ट क्लियरली नहीं दिखाई दे सकता है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि द टू इमेजेस आर जस्ट जस्ट रिजॉल्व, जस्ट हम देख पा रहे हैं कि वो अलग अलग है करके। लेकिन उससे भी आगे जाके अगर मान लो ऐसा कभी हो गया कि आपको अगर और दूर भेज दिया, मान लो 40 मीटर या 50 मीटर डिस्टेंस पे अगर भेज दिया, और वहां से अगर आप ये दोनों लाइंस को देख रहे हो, तो इनके बीच में गैप आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, और आपको बिल्कुल ये आप बोलेंगे कि ये दोनों लाइंस जो है वो एक ही है, तो वो आपको एक ही लाइन दिखाई देगी। ये हो सकता है। तो ये जब होता है तो इसको ही बोलते हैं अनरिजॉल्व, और बीच वाला जो था वो जस्ट रिजॉल्व, और उसके पहले वाला जो था वो जस्ट वेल रिजॉल्व। वी कैन जस्ट सी दैट दिस इज द रैलीज क्राइटेरिया। तो रैलीज क्राइटेरिया यही बताता है कि इफ सपोज दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स A and B, suppose that this is the I, ठीक है। if suppose these two objects are making some angle on the eye, that is actually called as the visual angle, अल्फा, ओके। अल्फा उसको बोलते हैं, इसको विजुअल एंगल भी बोलते हैं। सो इफ दिस अल्फा इज ग्रेटर देन लैम्बडा बाय डी, एज वी हैव जस्ट सीन लास्ट टाइम, तो जो कि हमको पता है ऑलरेडी कि लैम्बडा बाय डी मतलब क्या होता है, इट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट मिनिमा। इफ यू जस्ट सी, ये जो फर्स्ट मिनिमा का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, लैम्बडा बाय डी के बराबर होता है, राइट। तो अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में का जो विजुअल एंगल है वो अगर लैम्बडा बाय डी से ज्यादा है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पे the images are well resolved. That means we can just see these two images to be separately, ठीक है, separate images, no doubt. But if suppose this alpha is exactly equal to lambda by d in this case here, तो अगर ये अल्फा विजुअल एंगल जो है वो अगर सपोज लैम्बडा बाय डी के एग्जैक्ट बराबर है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि द इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व, ये इमेजेस जस्ट रिजॉल्व होंगे, नो डाउट।
और तीसरा जो केस हम देख सकते हैं, इफ द सपोज दिस अल्फा इज लेस देन दिस लैम्बडा बाय डी हियर, मतलब ये जो विजुअल एंगल है वो इस लैम्बडा बाय डी जो कि फर्स्ट मिनिमा का करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ करता है उससे अगर छोटा है, तो उस केस में हम ये इमेजेस कभी भी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनको हम बोलेंगे अनरिजॉल्व्ड. दिस इज एक्चुअली द Rayleigh's criteria for resolution, remember, and this is very important to understand because एक पर्टिकुलर एंगल से कम एंगल होने से दो इमेजेस हमको एक ही दिखते हैं, और उस एंगल से ज्यादा एंगल होने से दो इमेजेस हम अलग अलग देख सकते हैं. तो इसलिए ये जो एंगल है, ये लैम्बडा बाय डी एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहा जाता है. याद रखो से, व्हाट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन? दिस एंगल, मिनिमम एंगल, so that we can just resolve the two images separately, is actually called as limit of resolution. This angle we can just call it as theta here in this case. So theta is actually going to be lambda by d. This angle theta is actually called as limit of resolution. Limit of resolution. Okay, it is the minimum angle due to which we can just resolve the two images. उससे छोटा एंगल अगर हो गया तो वो इमेजेस अनरिजॉल्व रहेंगे, और अगर उससे ज्यादा एंगल अगर करते हैं तो इमेजेस वेल रिजॉल्व रहेंगे, नो प्रॉब्लम. तो ये होता है, दिस इज द Rayleigh's क्राइटेरिया. एंड ऑब्वियसली ये तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो है, जो ये तो एंगुलर रिजोल्यूशन हो गया, एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोल सकते हैं इसको, बट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लीनियर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑल्सो. क्योंकि देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर एंगल, विजुअल एंगल जो है उनका, वो जो थीटा होता है वो अगर समझो लैम्बडा बाय डी के बराबर है, ठीक है, ये थीटा जो है वो लैम्बडा बाय डी के बराबर है, ठीक है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ से, मतलब हमारे आईज से कितने डिस्टेंस पे है, तो वो अगर हम मान लेते हैं कैपिटल डी इतने डिस्टेंस पे है, तो उनके बीच में जो सेपरेशन होता है x, उसको हम बोल सकते हैं x is going to be the separation, or y we can say. So y is going to be the separation between the two objects, ठीक है, which is responsible for just resolved images. So in that case we can just consider this theta to be alternatively equal to y upon d as well. So ये y upon d का जो वैल्यू है वो भी थीटा के बराबर रहने वाला है, क्योंकि हमको पता है कि एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. Here this y can be considered as arc of a circle whose radius is capital D in this case here. So that if we just equate these two, we can get this as y upon d is equal to lambda upon small d. So that y can be written to be simply lambda upon d into capital D here in this case. So this is going to be again the formula for limit of resolution. Okay, it is a linear limit of resolution. मतलब the minimum separation between the two objects so that they can be just resolved. मतलब दो ऑब्जेक्ट कितना नजदीक नजदीक हम रख सकते हैं ताकि वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो हमको क्लियर अलग अलग दिखाई दे, उसको हम बोल सकते हैं दैट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. देखो जितना लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होता है उतना वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा पावरफुल कहलाता है. देखो जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू जस्ट सी, ये चाहिए तो लिख के लो फटाफट. This is the formula for limit of resolution. This is called as the angular limit of resolution. Remember. Okay, and this is the simply limit of resolution. Okay, ठीक है. Now we'll see the next concept in this chapter, that is about the power of resolution, जिसको हम बोलते हैं resolving power. देखो ठीक से, resolving power. What do you mean by this resolving power? देखो अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं. देखो जैसे eyes are the optical instruments. Again, simple microscope is an optical instrument.
अगेन टेलीस्कोप इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईज के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, yes, and then we can just talk about the telescope also, yes। तो देखो आइस के बारे में अगर बात करते हैं तो उस केस में हम देख सकते हैं कि कौन सा डिस्टेंस ऐसा होता है कि जिसपे हम अगर 25 सेंटीमीटर पे अगर देखते हैं, मतलब अगर कोई भी चीज अगर हम देख रहे हैं और अगर उसको 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसको बोलते हैं, उतने डिस्टेंस पे रखने के बाद दो ऑब्जेक्ट्स को हम कितना नजदीक लेके आ सकते हैं जो वो दोनों हमको दो अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, जिससे कम डिस्टेंस पे आने के बाद वो एक ही दिखाई देंगे। ऐसा कौन सा डिस्टेंस होता है? देखो तुम्हारे जो मीटर स्केल होता है ना अपना, जो आपका कंपास बॉक्स के अंदर जो स्केल होता है, उसके अंदर तुम जानते हो मिलीमीटर के मार्किंग्स होते हैं। तो ये मिलीमीटर के जो मार्किंग्स होते हैं वो आपको दो अलग अलग दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? बिल्कुल दिखते हैं, है कि नहीं? आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर सकते हो आराम से। इसका मतलब वो आपको अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। इससे कम डिस्टेंस, 1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस कोई जानता है कितना होता है? मान लो 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, मतलब 1 मिलीमीटर का 10वां पार्ट। क्या वो उस डिस्टेंस पे रहने वाले जो ऑब्जेक्ट्स है उनको हम सेपरेट देख सकते हैं? आपने कभी वर्नियर कैलिपर यूज किया है? वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर जब यूज करते हैं तो उसके अंदर एक होता है मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। देखा है कभी? देखो ये सपोज ये मेन स्केल और उसके ऊपर होता है वर्नियर स्केल, तो ये वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल। तो मेन स्केल के ऊपर सपोज ये 0 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे मार्किंग्स होते हैं, ठीक है। तो अभी ये मार्किंग्स यहाँ पे है, ये मेन स्केल हो गया। लेकिन वर्नियर स्केल पे क्या होता है पता है तुमको? वर्नियर स्केल में इसी डिस्टेंस को 9, मतलब 1 सेंटीमीटर उसका जो होता है उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे 9 डिविजन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 डिविजन उसके अंदर है सपोज, ठीक है। तो ये जो है ये वर्नियर स्केल, जब हम इसके ऊपर स्लाइड करते हैं तो बहुत मुश्किल से हमको ये समझ में आता है कि इसमें से कौन सा लाइन मैच हो रहा है। देखा कभी वर्नियर स्केल यूज करके? तो बहुत हमको तकलीफ से देखना पड़ता है कि कौन सा लाइन मैच हो रहा है, वो डिस्टेंस जो है, वो गैप जो है, वो बहुत मुश्किल से हमको समझ में आता है, ठीक है। तो हम हार्डली उसको देख सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज द डिस्टेंस दैट इज 0.1 मिलीमीटर, यू कैन से दिस इज 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस which is a minimum distance which we can just separate out from just eyes। तो सिर्फ आंखों को यूज करके हम 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस तक सेपरेट देख सकते हैं, जस्ट देख सकते हैं। लेकिन 0.1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस पे रहने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको हम कभी भी सेपरेट नहीं देख सकते। इसलिए यहाँ पे आइस का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना कहेंगे? व्हाट कैन वी से, व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द आइज? we can just denote it by d here, so this d will actually be equal to 0.1 millimeter. We can also call it as 10 raised to minus 4 meter. This is actually called as the limit of resolution of eyes। समझा ठीक से? मतलब आइस का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना है? 10 raised to minus 4 मीटर, मतलब ही 0.1 मिलीमीटर। उतना ही हम देख सकते हैं, उसके और अंदर में नहीं देख सकते कभी भी। मतलब 0.1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस पे जो रहते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं सिर्फ आंखों को यूज करके। हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करके कर सकते हैं। तुमने देखा कभी जो वॉच मेकर्स होते हैं, जो घड़ी रिपेयर करते हैं, छोटे छोटे जो रिस्ट वॉचेस जो होते हैं, वो रिपेयर करने वाले जो होते हैं उनके सामने एक ऐसा आई ग्लास होता है और वो आई ग्लास यूज करके उसको देखते हैं और उनको वो बड़ा करके दिखाई देता है। और उसकी वजह से वो घड़ी रिपेयर करने के टाइम वो 0.1 मिलीमीटर से भी कम डिस्टेंस पे देखते हैं। मतलब 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट भी उनको सेपरेट दिखाई देता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप का जो ये है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो एक्चुअली 0.01 मिलीमीटर है, जो कि इससे और कम है। यस, इसको हम एक्चुअली 10 raised to minus 5 भी लिख सकते हैं।
10⁻⁵ मिलीमीटर, सॉरी मीटर, तो इस तरह से उसको लिख सकते हैं. दिस इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, वी कैन से. इवन कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज अ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ 10⁻⁶ मीटर, विच इज स्टिल लेसर देन दिस. मतलब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको यूज करके हम 0.001 मिलीमीटर तक देख सकते हैं, which is simply 10⁻⁶ meter, which can also be considered as 1 micrometer actually. मतलब एक माइक्रोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो हम सेपरेट करके देख सकते हैं यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप, आई थिंक सो. ओके, सो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो उतना कम हो गया, ठीक है, दैट इज 10⁻⁶ मीटर ऑलमोस्ट. ओके, एंड इससे भी आगे जाके जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनता है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट में जो डिवाइस आता है, सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाता है, जो कि मॉडर्न डेवलपमेंट है. उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पता है कितना होता है? इट इज एक्चुअली 10⁻⁻10 मीटर. इमेजिन हाउ स्मॉल इट मे बी. 10⁻⁻10 मीटर मतलब एक एंगस्ट्रॉम तक का जो डिस्टेंस जो है, मतलब एक एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए जो ऑब्जेक्ट्स है उनको भी हम सेपरेट देख सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. So we can just see that the more and more refined instruments have their limit of resolutions just still smaller than each of them. मतलब जैसे आइज का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो एक्चुअली सबसे ज्यादा है, हम देख सकते हैं 10⁻⁴ मीटर, मतलब बहुत बड़ा हो गया. उससे कम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किसका होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप का. दैट मींस यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप वी कैन, तुमने कभी देखा है जो ये जो कपड़ा होता है, इस कपड़े के अंदर के जो धागे हैं वो धागे भी हम गिन सकते हैं यूजिंग दिस सिंपल माइक्रोस्कोप. 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं उनको, जो कि बहुत मतलब नजदीक वाले जो मतलब उनके जिस दो धागे के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 0.01 मिलीमीटर के आसपास होता है, फिर भी हम उसको देख सकते हैं सेपरेट करके. जिसका मतलब यही है कि सिंपल माइक्रोस्कोप हैज अ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ 10⁻⁵ मीटर, which is less than the limit of resolution of eyes simply. And here compound microscope has a limit of resolution of 10⁻⁶ meter, मतलब ऑलमोस्ट मिलीमीटर का 1000th पार्ट तक हम देख सकते हैं सेपरेट. तुमने देखा है कभी बैक्टीरिया का साइज कितना होता है पता है? यही होता है 10⁻⁶ के आसपास ही होता है, माइक्रोमीटर के रेंज में ही होता है. और यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी कैन सी बैक्टीरिया. इससे पता कर लो, इससे ही देख लो कि इससे तुमको पता चलता है कि simple compound microscope can see the objects which are as close as 10⁻⁶ meter from each other, that is bacteria itself, the size of bacteria only. तो बैक्टीरिया को भी हम सेपरेट करके देख सकते हैं अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो. इससे भी आगे जाके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज अ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, which is still smaller than that, almost 10,000 times smaller than that. So we can just use this electron microscope to see the two objects which are as close as 10⁻⁻10 meter from each other, almost 1 angstrom. मतलब एटम ही हो गया ना वो. एटम को भी हम देख सकते हैं. atomic structure can be studied effectively using this electron microscope. So ये एक से बढ़कर एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो उतना ज्यादा कम है. जितना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा उतना वो ज्यादा इंस्ट्रूमेंट पावरफुल कहलाएगा. पावरफुल, तो दैट इज द पावर, रिजॉल्विंग पावर वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. सो रिजॉल्विंग पावर मतलब क्या? द पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू रिजॉल्व द इमेजेस इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर. मतलब दो इमेजेस को सेपरेट आउट करके देखने की जो पावर होती है, एबिलिटी होती है, उसको ही हम रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं. एंड इट इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हियर. सो इट कैन बी डिनोटेड बाय 1/y. ये अगर y का वैल्यू अगर हमको मिल गया तो उसको हम उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगा. क्योंकि सीधी बात है, देखो आइज का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा है तो उसका रिजॉल्विंग पावर क्या होगा? सबसे कम होगा कि नहीं? आइज आर लीस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स. द मोर पावरफुल इज सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, और मोर पावरफुल इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड मोस्ट पावरफुल इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो जैसे हम नीचे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? पावर बढ़ रहा है. लेकिन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या हो रहा है? कम 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 होता जा रहा है. इसलिए जितना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम उतना पावर ज्यादा. इसलिए लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और इन फैक्ट रेसिप्रोकल ऑफ limit of resolution here. So what is the resolving power of eyes? Can you tell me? It should be 10⁻⁴.
सिंपली +4, इस 10⁻⁴ को उल्टा करना है, उसको 1/, कर देंगे तो वो +4 हो जाएगा. Similarly, we can say what is the resolving power of simple microscope? Can you understand? It should be 10⁵ here. In the same way here, in this case, compound microscope has a resolving power that is equal to 10⁶ in this case. And इससे भी आगे जाके लास्ट हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर कितना होगा. You can just understand it to be 10⁻10 actually. So देखो कितना ज्यादा है. So in this way we can just talk about the resolving power of different instruments like this here. Okay, so this is all about the concept of resolving power. Remember this correctly. Just take the screenshot of this or write down if you want. Okay. Now we'll just talk about the limit of resolution of telescope as a final. See here, telescope के बारे में हम देख सकते हैं. देखो telescope के बारे में limit of resolution is defined to be the angular limit of resolution, which is actually lambda upon d. Sorry, lambda upon d. चलो ठीक है, नहीं तो टेलीस्कोप का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर है वो हम थोड़ा सा बाद में करेंगे. पहले इन सब का जो रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का एक्सप्रेशन ढूंढने के लिए हम ट्राई करेंगे पहले. ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. यस, ओके. देखो रिजॉल्विंग पावर of compound microscope. Okay, this is an important topic and there is a derivation which may be asked for 3 marks in exam on this. Okay, so let us try to see what is the resolving power of a compound microscope. Yes. अब देखो compound microscope को हम इस तरह से imagine कर सकते हैं. It is simply a lens. अभी उसके अंदर क्या होता है उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी फिलहाल. ठीक है, we can just denote it by a lens, single lens, and that is also a thin lens like this. Okay, इस टाइप का thin lens हम इमेजिन करेंगे. ठीक है, and suppose that there are two objects placed here. तो यहाँ पे A और एक B, ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं. ठीक है, और उनका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो यहाँ पे फॉर्म होने वाला है. ठीक है, इस स्क्रीन पे. तो अभी सपोज कि ए जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है और ए सिमेट्रिक होने की वजह से उसमें से जो रेज निकलेंगे या उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होगा वो बिल्कुल सीधा सामने स्क्रीन पे यहाँ पे फॉर्म होगा. देखो yes, okay, we can just call it as a dash. और उसका डिफ्रैक्शन उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं है एक्चुअली. ओके, नाउ क्योंकि देखो इसमें क्या है ना कि ए में से जो रेज निकलेंगे वो कुछ रेज तो इस तरफ जाएंगे इस लेंस की तरफ ट्रेवल करेंगे और इस लेंस में से रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे कलेक्ट होंगे. Okay, and some rays will just start from A and will just get refracted through this lens at this point here.
and just travel to the same point on the screen and produce the diffraction pattern on the screen at that point with center maxima at this point here. यहाँ पे उसका center maxima होगा और diffraction pattern भी हम बना सकते हैं, but just not necessary. Yes. Now we can just talk about the point B here. और इस B में से निकलने वाले जो rays है, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं आराम से. The rays will just start from this point B and they will just travel towards the lens, just get refracted from the lens. उसको हम चाहिए तो दूसरे कलर से हम ड्रॉ करेंगे. It will be better. Okay. So the rays which start from B will be just drawn by this red color here. So they will also start and just get refracted from the lens, but they will meet each other at this point somewhere here. Okay. So we can just draw them like this. Okay, तो यहाँ पे जाके वो मिलते हैं. Even we can just show the rays which are refracted from the lower portion of this lens and again travel and meet each other on the point on the screen here somewhere. Okay. ठीक है. अभी देखो बेसिक बात ये है कि we want to find out the path difference between the rays emitted by this point, points A and B here. तो मतलब इस A और B में से निकलने वाले जो रेज है उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है वो हमको ढूंढ के निकालना है. एंड नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग हियर दैट A एंड B के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे y, बट दिस डिस्टेंस इज नॉट सो लार्ज एक्चुअली. इट इज वेरी वेरी स्मॉल. इट इज सो स्मॉल दैट जैसे हम अभी हमने देखा कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को नजदीक लेके आते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत कम रहने वाला है. तो इसलिए ये जो डिस्टेंस y है वो बहुत छोटा है. इस वजह से ये जो दोनों रेज है इनको अगर हम नाम देंगे चाहिए तो सपोज A C, सपोज इस पॉइंट को बोल देते हैं और इसको D बोल देते हैं. तो ये जो AC और BC है they are almost parallel to each other. Imagine they are just parallel to each other approximately, not exactly but just parallel to each other. ये जो है ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे को. अभी इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है तो वो हमको ढूंढ के निकालना है, क्योंकि ये जब यहाँ पे जाके मिलेंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस रहने वाला है जिसकी वजह से ही वहां पे या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव मतलब मैक्सिमा या मिनिमा पैदा होगा. तो उसके बारे में हमको इन्वेस्टिगेट करना है. तो वी वांट टू फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस हियर. सो हाउ विल वी फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस इन दिस केस. देखो ठीक से देखो एक बात तो क्लियर है कि A में से जो स्टार्ट होने वाले जो रेज है तो वो C तरफ जाने के बाद और D तरफ जाने से सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकली ट्रैवल कर रहे हैं और उनके रेफरेंस में हमको B का पाथ डिफरेंस ढूंढ के निकालना है. तो उसके लिए एक A में से निकलने वाले जो रेज है वो भी जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसके हिसाब से B में से निकलने वाले जो रेज है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं या ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो हमको पहले सोचना है और उसके हिसाब से हमको पाथ डिफरेंस मिलने वाला है. ठीक है. तो देखो ये डायग्राम जो है ना थोड़ा बड़ा करके देखते हैं. ठीक है. ये थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे तो हमको दिखाई देगा ठीक से. ये सपोज A है और ये सपोज B है और अभी A और B इन दोनों में से निकलने वाले जो रेज है. अच्छा ये एक बात याद रखो कि ये एंगल जो है दिस एंगल कैन बी कंसिडर्ड एज अल्फा हियर. दिस एंगल इज आल्सो गोइंग टू बी अल्फा इन दिस केस हियर which is called as a semi vertical angle. Okay, the angle made by the rays incident on this lens
with the horizontal is actually called as the alpha, or we can just call this whole angle as 2 alpha and half of it will be alpha actually here. तो ये अल्फा एंगल है, ठीक है। तो अभी सोचो अगर ए में से निकलने वाले जो रेज है वो ऊपर के डायरेक्शन में जो जा रहे हैं, तो ये सपोज ऊपर के डायरेक्शन में रे जा रहा है, और एट द सेम टाइम बी में से जो भी जो रेज निकल रहे हैं जो रेड कलर के हैं वो भी उस तरफ जा रहे हैं, और ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल है। इमेजिन करो, अभी यहाँ पे तुमको पैरेलल नहीं दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इनके बीच में डिस्टेंस हमने बहुत ज्यादा दिखाया है, लेकिन एक्चुअली वो उतना ज्यादा होता नहीं है। तो इसलिए हमको ये समझना है कि डिस्टेंस व्हेन दिस डिस्टेंस विल बी वेरी स्मॉल, in that case these two rays will actually be parallel to each other, almost parallel to each other. So these are the two rays which are emitted by A as well as B, and they are just parallel to each other and they have a distance y between them. Okay, इनके बीच में distance y है, ठीक है। अभी सोचो कि अगर यहाँ से B से अगर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया इधर A के ऊपर, तो क्या होगा? तो ये सपोज हम B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इधर A के ऊपर, ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो, अगर ये एंगल मतलब ए में से निकलने वाले जो रेज है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर अल्फा इतना एंगल बनाते हैं तो जरूर ये एंगल भी अल्फा होगा। समझ सकते हो ठीक से, क्योंकि ये इसको अगर हमने x बोल दिया तो x प्लस अल्फा इज 90, नो डाउट, एंड एट द सेम टाइम दिस x प्लस अल्फा इज आल्सो गोइंग टू बी 90 बिकॉज दिस अलोन इज 90, करेक्ट है। तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से अगर इसका एंगल अगर x है, इसका वैल्यू अगर x है, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? अल्फा होना चाहिए, क्योंकि x प्लस अल्फा इज 90 एंड x प्लस दिस एंगल मस्ट आल्सो बी 90, तो इसलिए ये अल्फा हो गया। तो अगर ये अल्फा है तो इसका सामने वाला साइड कितना बन जाएगा, बता सकते हो? अगर ये y है तो ये अल्फा है, तो इसका सामने वाला साइड क्या बनेगा? ऑब्वियसली इट विल बी y sin अल्फा। चेक, this distance here will be actually y sin alpha। देख सकते हो ठीक से? ओके ये एक तरफ हमारे पास है, और दूसरी तरफ अगर देखते हो ठीक से तो A में से जो निकलने वाले डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले जो रेज है, इस तरफ जाने वाले जो रेज है, उनके बारे में अगर सोचते हो वो भी तो पैरेलल है। देखो ठीक से, वी कैन जस्ट ड्रॉ देम हियर। दिस इज सपोज द पॉइंट A हियर and this is the point B in this case, and suppose the rays which are traveling towards point D, they are also parallel to each other because this distance is going to be very small here. So if we just draw them, तो ये A में से निकलने वाला और D की तरफ ट्रेवल करने वाला एक रे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, और दूसरा रे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ हु हैज ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस? इन दोनों में से किसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है? देखो, बी में से इमिट होने वाले जो रेज है उनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, ए में से जो निकलने वाले जो रेज है उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए में से निकलने वाले जो रेज है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर, तो ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो तो y है ही ऑलरेडी, बट अगेन वी कैन जस्ट सी दैट जो मींस इज हॉरिजॉन्टल के साथ ए में से निकलने वाले जो रेज है वो अगर अल्फा इतना एंगल करते हैं, और भी इवन बी में से जो हॉरिजॉन्टल रेज जो है, बी में से भी हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इनका भी एंगल अल्फा ही होगा जरूर। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो जरूर ये एंगल भी अल्फा होगा, प्रूव कर सकते हैं आराम से यूजिंग द सेम लॉजिक एज वी हैव जस्ट यूज्ड हियर। सो अगर ये एंगल अल्फा है तो फिर इसका सामने वाला साइड कितना होगा, बस बता सकते हो आराम से, y इंटू साइन अल्फा होगा। ये समझ सकते हो ठीक से, y इंटू साइन अल्फा। दिस विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज विच आर ट्रेवलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हियर। बट एक बात समझो यहाँ पे ठीक से कि एक तरफ यहाँ पे हमको मिल रहा है पाथ डिफरेंस इनके बीच में y साइन अल्फा, और इस तरफ भी हमको y साइन अल्फा ही मिल रहा है, जिसकी वजह से टोटल पाथ डिफरेंस कितना होगा मुझे बताओ। ये जो बी में से निकलने वाले जो रेज है तो वो टोटल पाथ डिफरेंस उनके बीच में कितना होगा, इधर का y साइन अल्फा और इधर y साइन अल्फा दोनों ऐड करके जो हमको मिलेगा that will be the total path difference we can say. So in this case the path difference delta, or we can just write it as path difference simply PD, which actually be equal to
2 टाइम्स ऑफ y sin अल्फा। ये समझ सकते हो ठीक से? Here y is going to be actually the distance between these two, which is called as a limit of resolution, that is to be found out in this case here. Okay, so this is the part difference which is 2y sin alpha in this case. तो अगर ये पार्ट डिफरेंस हमको मिल गया तो हमको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे जब ये रेज आके मिलने वाले हैं, सपोज यहाँ पे इनका डिफ्रैक्शन पैटर्न जो फॉर्म हो गया है यहाँ पे, तो ये इस तरह से रहने वाला है, जिसमें इसका जो ब्लू कलर वाले का जो सेंट्रल मैक्सिमा है या उसका जो फर्स्ट मिनिमा है वो जहां पे भी फॉर्म हुआ है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, रेड कलर वाले का सेंट्रल मैक्सिमा बनना चाहिए। ये देखो ऐसे, तो इसका सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे आना चाहिए लाइक दिस। तो जब ऐसा होगा तभी हम ये बोल सकते हैं कि दिस टू इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व एंड द एंगल द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज मिनिमम, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर जस्ट रिजोल्यूशन। तो इसलिए यहाँ पे ये जो y डिस्टेंस है वो ऐसा है ताकि इसमें से एक ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे ऑब्जेक्ट के फर्स्ट मिनिमा पे और दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा पहले ऑब्जेक्ट के फर्स्ट मिनिमा पे कोइंसाइड हो जाए। और उसका मतलब ही ये है कि दिस पार्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू शुड बी एक्चुअली इक्वल टू लैम्बडा। ये दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्बडा के बराबर होना जरूरी है, तब जाके हमको ये कंडीशन मिलेगा। तो इसलिए अगर हम ये पार्ट डिफरेंस को लैम्बडा के साथ इक्वेट करते हैं तो उससे हमको मिलेगा 2y sin अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा, जिससे हमको y का वैल्यू मिल जाता है आराम से, दैट विल बी एक्चुअली लैम्बडा अपॉन 2 sin अल्फा। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द formula for limit of resolution of a compound microscope. Remember, so compound microscope का limit of resolution कितना होता है, lambda upon 2 sin alpha, remember correctly. and इससे भी आगे जाके अगर इस ये compound microscope जो है वो उसके अंदर जो मीडियम हमने यूज किया है वो मीडियम अगर मान लो म्यू इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, तो उस केस में क्या होगा, ये लैम्बडा जो है वो लैम्बडा विल बी रिप्लेस्ड बाय लैम्बडा बाय म्यू, which is the new wavelength here. So in that case, the limit of resolution will actually be lambda upon 2 mu sin alpha here. Remember, so this is going to be the formula for limit of resolution in the case when when the medium is going to be having the refractive index mu. Medium is, if it is air, अगर वो air medium है तो it's okay, we can just use this formula, no doubt. But if it is not air, instead of this air, suppose if there is another medium which is present in the case of compound microscope, then we'll have to use this formula, that is mu here. So इससे हमको पता चलता है कि क्योंकि देखो अगर हमको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मिलता है तो उससे हमको रिजोल्विंग पावर भी मिलने वाला है, क्योंकि देखो रिजोल्विंग पावर क्या बताया अभी मैंने, रिजोल्विंग पावर इज गोइंग टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हमको y के बराबर मिल रहा है, रिमेंबर दिस इज फॉर एयर, ओके, इफ एयर इज बिटवीन means object is placed in air, in that case we can just say that this will be the limit of resolution. But if suppose the objects are placed in medium other than air, then in that case we can just get the limit of resolution to be this much, and in both of these cases we can just find out the resolving power also. So resolving power will actually be equal to reciprocal of this y, that is 2 sin alpha upon lambda in case when the objects are kept in air, remember. But if suppose the objects are kept in medium other than air, then we can get the resolving power to be simply 2 mu sin alpha divided by lambda, where mu stands for the refractive index of that medium in which the objects are actually placed. अभी मुझे बताओ, अगर हम सपोज ये मीडियम रखेंगे तो उससे रिजोल्विंग पावर म्यू टाइम्स ज्यादा मिलेगा इसके कंपैरिजन में, है कि नहीं? अगर एयर में रख के ऑब्जर्व करेंगे तो हमको इतना रिजोल्विंग पावर मिल रहा है, लेकिन अगर वही हम ऑब्जेक्ट्स को किसी मीडियम के अंदर रख के अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उसका जो रिजोल्विंग पावर है वो म्यू टाइम्स ज्यादा बनता है, मतलब म्यू गुना ज्यादा बनता है। यही रीजन है क्यों कोई भी ऑब्जेक्ट्स को हम किसी ना किसी मीडियम के अंदर रख के देखते हैं। तुमने देखा कभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब हम यूज करते हैं तो हम स्लाइड्स बनाते हैं हमेशा, स्लाइड्स, और स्लाइड्स किसके बने हुए थे, ग्लास के बने हुए थे, और जो भी ऑब्जेक्ट्स या बैक्टीरिया वगैरह जो हमको देखना होता है वो दो स्लाइड्स के बीच में रख के देखते हैं। दिस इज द रीजन, म्यू इज द रीजन हियर। सो ये मीडियम यहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से एक्चुअली रिजॉल्विंग पावर बढ़ता है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट्स को मीडियम के अंदर रख के देखते हैं, तभी जाके हमको ज्यादा रिजॉल्विंग पावर मिलता है, जिसकी वजह से ही
हमको वो दो ऑब्जेक्ट्स जिनको हमको देखना है वो और ज्यादा अच्छी तरह से हम सेपरेट आउट करके देख सकते हैं आराम से. ओके, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर limit of resolving power of a compound microscope as a final. Here this mu sin alpha is also called as a numerical aperture. Remember, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल अपर्चर भी बोल सकते हैं. उसको NA से डिनोट कर सकते हैं आराम से, but it is mu sin alpha. Okay, and we can just express this formula in terms of numerical aperture also, as resolving power is equal to 2 times of numerical aperture upon lambda. That's all. Just take down this formula. And yes, one more thing here. एक अभी इसमें ऑलरेडी इतना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है. मुझे पता है कि आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बहुत सारा यहाँ पे हमने देखा कि एक तो एयर के अंदर, दूसरा मीडियम के अंदर, फिर वापस वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का था, फिर अभी उसको उल्टा किया तो वो रिजॉल्विंग पावर हमको मिल गया. उसमें भी एयर के लिए और मीडियम के लिए अलग अलग है. लेकिन इससे भी आगे जाके एक छोटा पॉइंट ये है कि ये सब जो फॉर्मूले हमने देखे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए है. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स जिनको खुद का कोई लाइट नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. लेकिन देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर सेल्फ ल्यूमिनस, व्हिच वी कैन से सेल्फ ल्यूमिनस. सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव द सेल्फ स्पॉन्टेनियस लाइट इमिटेड बाय देम. तो जैसे स्टार्स, ये जैसे कोई बल्ब होता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो खुद से प्रकाश पैदा करता है, लाइट पैदा करता है, उसको सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है. तो सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन इन सभी फॉर्मूलेस के अंदर जरूरी है. याद रखो ठीक से. तो सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के लिए होता क्या है, देखो ठीक से, कि यहाँ पे जिधर भी आपको ये लैम्बडा दिख रहा है तो उसके साथ 1.22 ये फैक्टर आ जाएगा, जुड़ जाएगा. इतना ही समझ के लो ठीक से कि यहाँ पे फॉर सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स only the difference is that the lambda will be accompanied by 1.22, which is a constant. Actually एक number है वो, simply constant है वो. It happens only in case of self luminous objects here. So in case of self luminous objects, if you have to construct a formula for limit of resolution, and if they are placed in air, then we can get the formula that is y is equal to 1.22 lambda upon 2 sin alpha. देखो ठीक से, this is going to be the formula for finding the limit of resolution of two self luminous objects kept in air. ठीक है, एयर भी है और ये सेल्फ ल्यूमिनस के लिए है. याद रखो ठीक से. ओके, इन द सेम वे हियर, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स, सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, आर प्लेस्ड इन एनी अदर मीडियम, then we can get this y is equal to again 1.22 lambda upon 2 mu sin alpha as it is here. This is the formula for finding the limit of resolution of, in case of any compound microscope, when the two objects are actually kept in some medium and the two objects are actually self luminous. Means उसको हिंदी में बोलते हैं स्वयं प्रकाशित. ठीक है ना. तो जो खुद लाइट पैदा करते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट्स अगर है तो उनका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये फॉर्मूला यूज करके निकाला जा सकता है, जो कि इस फॉर्मूला से सिर्फ एक ही बात में डिफर करता है, दैट इज 1.22 appears here in the numerator. Remember, even these two formulae can also be constructed for this situation. ठीक है, दैट इज रिजॉल्विंग पावर. तो रिजॉल्विंग पावर कितना मिलेगा हमको ऐसे केस में सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का? देखो, इट विल बी एक्चुअली 2 sin alpha upon 1.22 lambda. इसका ही उल्टा करना है, बस खत्म. दैट इज गोइंग टू बी इन केस ऑफ अ मीडियम and for self luminous objects, right? And resolving power, again it will be actually 2 mu sin alpha upon 1.22 lambda, and this will be the formula again for resolving power of compound microscope when two objects, self luminous objects, are kept in any other medium other than air. That's all. Okay, so this is all about the concept of resolving power of compound microscope. Especially we'll see the resolving power of telescope in the next lecture tomorrow. Okay, तो कल के लेक्चर में हम बचा हुआ पार्ट जो है वो देखेंगे. मोस्ट प्रोबेबली कल के लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा and we can just continue with the numericals. Remember, yes, and again there is instrument announcement कि आपका वाडिया ब्रांच में जो ऑफलाइन लेक्चर्स है वो आज से स्टार्ट हुए हैं ऑलरेडी. सो 3 से 5 आज लेक्चर्स थे.
सो जिन्होंने भी फॉर्म में दिया था भर के कि आप ऑफलाइन में वाडिया मैच में आने वाले हैं, so they can just join from tomorrow at 3 o'clock. Okay. Yes. Thank you all of you. Bye bye.